वेलकम बैक फ्रेंड, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश्वर क्लासेस 1 2 3। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि महासागरीय जल के तापमान कितना इम्पोर्टेंट है। महासागरीय जल के तापमान के बारे में जानना, क्योंकि जैसे धरातल पर जो टेम्परेचर सूर्य के द्वारा प्राप्त होता है वही टेम्परेचर सूर्य के द्वारा सागर तल पर भी प्राप्त होता है। तो सागरीय जीव, सागरीय वनस्पतियां इन सूर्य के तापमान के कारण ही समुद्रों में पनपती हैं। जैसे कि धरातल पर सूर्य के कारण ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। तो हम लोग आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है महासागरीय जल का तापमान यानी टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। ठीक, मैंने यहाँ पर विश्व के मानचित्र यानी कि जो फिजिकल मैप है विश्व का, उसको मैंने यहाँ पर ये लगाया ताकि इस चीज़ को आसानी से समझा जा सके और इसको खूब साधारण तरीके से हम लोग जान सकें। आज हम लोग एकदम बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से चर्चा करेंगे कि महासागरीय जल का जो तापमान है उसको किस तरीके से मेजर और कहाँ कहाँ पर किस तरीके से टेम्परेचर पाया जाता है, कितना पाया जाता है, ये इस वीडियो में नहीं उसकी चर्चा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 महासागर यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी ये टोटल अटलांटिक ओशियन, आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। ये अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के बाद से इधर आता है पैसिफिक ओशियन यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, ये आपका यहाँ पर, और इधर भी आपका आ जाएगा पैसिफिक ओशियन। ये एक्चुअल में मानचित्र तो लंबा है, अगर ये गोल अगर इसको कर दिया जाए तो ये और ये पार्ट दोनों जाकर के आपस में मिल जाए, यानी कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। इसके बाद यहाँ आता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझिए इस चीज़ को कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्थ में नॉर्थ पैसिफिक और ये साउथ में साउथ पैसिफिक। तो ये नॉर्थ और साउथ यहाँ पर डिवाइड किया गया, लेकिन ये है एक्चुअल में कौन सा, तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। आज इन्हीं महासागर के टेम्परेचर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके 2 तरीके के टेम्परेचर हैं जो हैं, एक होता है दैनिक टेम्परेचर, एक होता है वार्षिक टेम्परेचर। ठीक है, तो दैनिक टेम्परेचर जो है उसमें बहुत कम का इंटरवल होता है, लगभग 1 डिग्री का। यानी कि अगर देखा जाए तो जो दैनिक टेम्परेचर है वह मैक्सिमम 2 बजे रिकॉर्ड किया जाता है, 2 PM, और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 5 AM यानी सुबह में। अब इसी के अंतर को हम लोग निकाल देते हैं, सबसे उच्च तापमान और सबसे निम्न तापमान को माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो हो जाएगा इसका तापांतर। तो 1 डिग्री का अंतर होता है दिन के टेम्परेचर में और समुद्र के टेम्परेचर में 1 डिग्री का अंतर होता है दैनिक टेम्परेचर। वार्षिक टेम्परेचर अगर हम आते हैं तो वार्षिक टेम्परेचर में लगभग मान के चलिए कि 12 डिग्री का जो है अंतर आता है, 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। वो भी कहाँ पर, तो नॉर्थ हेमोस्फीयर में। साउथ हेमोस्फीयर में और कम है, मैं चर्चा करूँगा, जाऊँगा उस पॉइंट पर। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है अगस्त के महीने में और मिनिमम टेम्परेचर फरवरी के महीने में रिकॉर्ड किया जाता है। और इसी को अंतर निकाल करके, इसका अंतर निकाल करके, और ये हम लोग जान लेते हैं
कि कितना वार्षिक टेम्परेचर है। तो लगभग मान के चलिए कि नॉर्थ हेमोस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में लगभग 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर आता है। अब मैं उस चीज को शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को मैं विश्व के मानचित्र में कुछ जो लाइन है उनके बारे में आप लोगों को बता दूं। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा 0 डिग्री और आप लोग देख सकते हैं कि मैप में मैंने यहां पर मार्कर से एक ब्लैक लाइन बीचों बीच खींची है। ठीक है, अब ये जो लाइन है वह है 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा ही हमारे ग्लोब को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ। इसके बाद आते हैं यहां पर आप देखिए मैंने एक यहां पर और एक ब्लैक कलर से डॉट डॉट लाइन खींची, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा। यह है कर्क रेखा, इनको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन यानी कि मकर रेखा। इसके बाद आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री नॉर्थ यानी ये वाली लाइन, यहां पर जगह नहीं था इसलिए मैंने एरो करके यहां लिख दिया। ये जो लाइन है ये 66 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा आपका आर्कटिक सर्किल। और यहां पर एंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री साउथ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को कैमरे में दिखे इसलिए मैंने इसको जो है पॉइंट कर दिया, नहीं तो ऐसे साधारण रूप से ये लाइनें दिखेंगी नहीं। अब देखिए कह रहा है कि ये जो समुद्र हैं और इनके जो तापमान है, जो महासागर हैं, इनके तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक, किसके कारण इनका तापमान प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल जो है डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला कह रहा है कि अक्षांश, ठीक है, यानी कि लेटीट्यूड। तो मैंने इन अक्षांश रेखाओं को आप लोगों को पहले ही बता दिया। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कैसे जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। अब एक चीज सुनिए यहां पर कि भूमध्य रेखा पर, अच्छा एक चीज इसमें और मेंशन कर दूं मैं, तब और बात क्लियर हो जाएगी कि समुद्र के तापमान को यानी कि ओशियन के तापमान को, महासागर के तापमान को दो प्रकार से उसको अध्ययन किया जाता है। एक होता है क्षैतिज और एक होता है लंबवत। क्षैतिज का मतलब यह हो गया इस तरीके से, यानी यहां का तापमान समुद्र के ऊपर लेवल का, समुद्र का जो सबसे ऊपरी सतह है उसका तापमान, और एक होता है लंबवत यानी कि इस तरीके से, यानी समुद्र के ऊपर सतह का तापमान और फिर बॉटम का तापमान। ठीक है, यानी समुद्र में गहराई के तरफ तापमान को मेजर करेंगे और एक सीधे ऐसे जो है क्षैतिज रूप से जो उसको मेजर करेंगे। ये दो तरीके से होता है, तो हम लोग उसमें बाद में जाएंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग उस चीज को समझेंगे कि क्षैतिज तापमान में क्या क्या कहां पर कितना होता है और लंबवत में क्या होता है, वो उधर जाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी यहां पर देखिए पहला कह रहा है कि अक्षांश यानी कि लॉन्गिट्यूड। अब इस लॉन्गिट्यूड में आप लोग जानते हैं कि सूर्य पूरे वर्ष इन तीन ही अक्षांशों के मध्य रहता है। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक सूर्य की किरणें यहां पर सालों भर चमकती हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से ये ट्रॉपिकल जोन होगा, यानी उष्ण कटिबंध होगा, और इस उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा जो है अपना प्रकाश डाल रही हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि इस एरिया में समुद्र का जो तापमान होगा वो ज्यादा होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि यहां पर सूर्य की किरणें सीधे चमक रही है, मान लीजिए ये मैंने इस पॉइंटर को यहां पर रखा और इसे सूर्य समझा,
और ये सूर्य की यहाँ पर सीधे किरण पड़ रही है, तो ये स्वाभाविक है कि जैसे जैसे पोल की तरफ वो सूर्य की किरण जाएगी तो किरण क्या होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी। तो ये तिरछी होने के कारण इधर यानी कि 66 डिग्री जो नॉर्थ वाली जो लाइन है, यानी कि ये जो आर्कटिक सर्किल है, यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। इसलिए इस एरिया में जितने भी समुद्र हैं, महासागर हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण यहां जो है टेम्परेचर कम होगा, सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं। सेम वही होगा दक्षिणी गोलार्ध में भी कि सूर्य की किरणें जैसे मान लीजिए यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर पर सूर्य इस तरीके से चमक रहा है, मान लीजिए 22 सितंबर को, तो आप स्वाभाविक रूप से यहां से जो भी किरणें इधर पड़ेंगी कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। तो इस तरीके से यह समझ लेना है कि इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा। लेकिन इसमें भी एक और कारण है कि 0 डिग्री इक्वेटर पर टेम्परेचर कम होता है 23 डिग्री साउथ, यानी कि जो मकर रेखा है वहां से, और 23 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से। कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहां पर टेम्परेचर कम होगा। ये दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों होगा। अब बात करता है दूसरा पॉइंट, जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। अब देखिए, ये अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है और यहां पर मैं पॉइंटर अगर इस तरीके से रखा तो आप देख सकते हैं कि ऊपरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमोस्फीयर में जमीन ज्यादा है, यानी कि लैंड ज्यादा है। यहां पर आप पूरा देख सकते हैं, पूरा ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये तमाम जो है इधर में स्थल है। तो स्थल जो है वह गर्म होगा, जिसके कारण समुद्र भी ज्यादा गर्म होगा। लेकिन वही चीज अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, साउथ हेमोस्फीयर में आते हैं, मैं यहां पर अगर पॉइंटर रखूं तो आप ध्यान से देखिए, ये अफ्रीका का ये थोड़ा सा पार्ट और साउथ अमेरिका का ये पार्ट, और बाद बाकी इधर में ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया यही आ रहा है। यानी कि पानी की जो मात्रा है वो इधर ज्यादा है, इसलिए स्थल कम होने के कारण यहां के समुद्र का तापमान उतना बढ़ेगा नहीं। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हुआ, अगर हम मेडिटेरियन सी की बात करें, अगर भूमध्य रेखा की बात इसकी बात करें, मेडिटेरियन सी की बात करें, ठीक है, तो ये भूमध्य सागर की अगर बात करें तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा एवरेज अटलांटिक के। अटलांटिक का एवरेज, अटलांटिक का जो है तापमान कम होगा और मेडिटेरियन का तापमान ज्यादा होगा। अगर मैं पैसिफिक ओशियन से इसकी तुलना करूं तो ये आपका जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशियन बड़े एरिया को कवर करता है। यहां जमीन का असर कम पड़ेगा, यहां जमीन का असर ज्यादा पड़ेगा, इससे भी ज्यादा जमीन का असर पड़ेगा मेडिटेरियन में। इस तरीके से ये इस चीज को हम लोग समझ गए कि जल एवं स्थल के वितरण में असमानता अगर होगी तो तापमान में भी अंतर आएगा। थर्ड पॉइंट कर रहा है कि प्रचलित पवन, अब इस चीज को भी सुनिए, प्रचलित पवन हवाएं जल के तापमान को यानी कि सागरीय जल के तापमान को कम और ज्यादा करने में मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं? कल्पना कीजिए कि इधर से पछुआ हवा बह रही है, पछुआ हवा इधर बह रही है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ हवा बह रही है। इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया। तो हवा अगर पछुआ बह रही है तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं इस साउथ अमेरिका के कोस्ट की बात करूं और नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया की मैं बात करूं तो यहां से हवा के द्वारा समुद्री जल या समुद्री धाराएं आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो इसके ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप
स्वाभाविक रूप से अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है यहां पर गर्म पानी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इधर से हवा क्या कर रही है, ऊपरी सतह के तापमान को आगे लेके जा रही है, यानी कि जब समुद्र का जल आगे की तरफ जा रहा है तो गर्म है। और यहां पर चूंकि पानी यहां से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसके रिक्त स्थान को भरने के लिए नीचे से ठंडा पानी आ जाएगा, अर्थात साउथ अमेरिका का जो ईस्ट कोस्ट है वहां पर ठंडा जल होगा और अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट है यहां पर गर्म होगा। यही बात छोड़िए वो व्यापारिक हवा, प्रचलित हवा, ये वो दिस दैट में मत जाइए, सोचिए पूर्व हवा बह रही है। ये दो हवा का नाम तो हम लोगों ने आम भाषा में सुना है, अपने दैनिक व्यवहार में भी। अगर पूर्व हवा बह रही है तो क्या होगा, सेम कंडीशन हो जाएगा, इधर गर्म जल होगा और यहां ठंडा जल होगा, क्योंकि ऊपर के तापमान की जो वायु है, राशि है, वह हवा के माध्यम से इधर आ रही है, तो यहाँ पर गर्म जल ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, इस कोस्ट में ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर पूरे अफ्रीका और इधर में क्या हो जाएगा, ठंडा जल हो जाएगा। तो ये हो गया। चौथा कह रहा है सागरीय धाराएं, ओशियन करंट। ये ओशियन करंट, सुनिए एक चीज, मैं जब करंट पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एक गर्म जल धारा होती है, एक ठंडी जल धारा होती है, कोल्ड करंट और वार्म करंट। अब देखिए जिस तरीके से तापमान समुद्र का यहां पर ज्यादा पाया जा रहा है, उसी तरीके से इस एरिया में जितनी भी धाराएं समुद्र की उत्पन्न होती हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशियन की हो या अटलांटिक ओशियन की हो या इंडियन ओशियन की हो, सब गर्म होती हैं। 23 1/2 डिग्री नॉर्थ से लेकर के, यानी कर्क से लेकर के मकर रेखा के बीच में जितनी भी समुद्र में धाराएं उत्पन्न होती हैं, सब क्या होती हैं, गर्म होती हैं। बाद बाकी जितना पोल के तरफ से, ध्रुवों के तरफ से जितनी भी धाराएं चलती हैं, सब ठंडी होती हैं। वो जब हम लोग पढ़ेंगे ओशियन करंट्स वाला, जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। तो ये धाराएं क्या करती हैं, ये तापमान को जो है कंट्रोल करती है। जैसे सपोज कीजिए कि एक धारा है गल्फ स्ट्रीम की धारा, ठीक, ये 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर में इसको नॉर्थ अटलांटिक धारा के भी नाम से जाना जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ से आती है और यहाँ पूरे इस गल्फ ऑफ मैक्सिको में घुसती है और घुस करके ये आपका जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है यहाँ से होते हुए ये इस तरीके से ये इधर जाती है, अर्थात ये यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट में तक ये पहुंचती है, जिसके कारण यहाँ का पूरा समुद्र का जो पानी है वो गर्म हो जाता है और इधर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जब करंट पढ़ाऊंगा तो उसमें इस चीज को बताऊंगा डिटेल्स में, ये आती। तो इधर से जब ये लेब्राडोर की ठंडी जब जलधारा आती है तो ये उत्तरी अमेरिका का जो ये कनाडा का जो कोस्टल एरिया है ईस्टर्न वाला, ये पूरा का पूरा जम जाता है, बर्फ हो जाता है। लेकिन इसी अक्षांश पर ये यूरोप का पूर्वी तट में बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं और उसी अक्षांश पर उत्तरी अमेरिका यानी कि कनाडा का जो पूर्वी कोस्ट है वो बर्फ से जम जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के कारण हो रहा है। तो ये स्वाभाविक हो गया कि सागरीय धाराएं भी क्या करती हैं, तापमान को प्रभावित करती हैं। अदर, अन्य, पांचवा है अन्य। ठीक है, अन्य में क्या है, कह रहा है कि पहला इसमें इसका सब डिवीजन हो गया है महासागरीय कटक। अब देखिए समुद्र के ये कटक क्या है, ये बात को समझिए। समुद्र में जो पहाड़ी होती है उसका जो पीक होता है, चोटी होता है, उसी को कटक कहते हैं। यानी जैसे हमारे धरातल पर समतल हर जगह नहीं है, उसी तरीके से महासागर में भी हर जगह समतल नहीं है। महासागर में भी छोटे बड़े माउंटेन पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी के चोटी को कटक कहते हैं। अब सपोज कीजिए
कि अटलांटिक ओशियन में यहाँ पर अगर कोई ऐसे इस तरीके से यहाँ पर एक कटक है जिसे डॉल्फिन नोज के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर कोई छोटा सा माउंटेन है और उसकी चोटियां ऊपर की तरफ निकली हुई है, यानी तो अब देखिए, तो इधर के टेम्परेचर और इधर के टेम्परेचर में अंतर होगा। माने पैसिफिक ओशियन में ही अगर यहां पर कोई कटक पाया जाता है, कोई माउंटेन श्रृंखला पाई जाती है, तो इधर के टेम्परेचर में इधर के टेम्परेचर में अंतर हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इस चीज को समझ गए होंगे। महासागरीय कटक, चक्रवात, साइक्लोन, टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन, ये सब विश्व के विभिन्न भागों में आते रहते हैं। ठीक है, तो इनके भी कारण कुछ समय के लिए समुद्र का तापमान जो है क्या हो जाता है, वो कम और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कहीं पर चक्रवात आ गया तो वहां पर तूफान आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये भी है। तीसरा इसमें कह रहा है कि सागर की स्थिति तथा आकार, मैंने इस चीज को बताया, फिर से बता दूं कि शेप ऑफ जो सी, उसका आकार कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है, मैंने आकार के बारे में आप लोगों को बताया। मान लीजिए अगर वह छोटा कोई सागर है तो वहाँ के टेम्परेचर में और बड़े खुले महासागर के टेम्परेचर में अंतर आएगा, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को ये समझ लीजिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद इंडियन ओशियन में यहाँ पर आ जाइए आप, अरबियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ के टेम्परेचर में और इंडियन ओशियन के टेम्परेचर में अंतर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका आकार, इसकी स्थिति चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा समुद्र गर्म होगा और यहाँ पर कम होगा। तो ये रहा इस तरीके से। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर पर कितना टेम्परेचर होता है, 23 1/2 डिग्री कर्क रेखा पर कितना होता है, मकर रेखा पर कितना होता है, आर्कटिक सर्किल पर कितना होता है, एंटार्कटिक सर्किल पर कितना होता है, और किस तरीके से लंबवत तापमान को और क्षैतिज तापमान को हम लोग मेजर करते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग रीड करते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।